नमस्कार, मैं हूं संदीप यश और चलिए इसी बहुचर्चित नारे से इस महावीर की गाथा की शुरुआत करते हैं। जय हिंद, 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 जय हिंद। साल था 1941 और सुभाष बाबू जर्मनी में प्रिजनर्स ऑफ वॉर कैंप में जो भारतीय सिपाही बंदी थे, ये ब्रिटिश सेना की तरफ से विश्व युद्ध में लड़ रहे थे। इनमें आजाद हिंद फौज के बीज ढूंढ रहे थे। एक समस्या थी, ये सिपाही उन रेजिमेंट्स का हिस्सा थे जो कि धर्म और जातियों पर बनी थी और सुभाष बाबू इस सीमित सोच को बदल देना चाहते थे। इनका मानना था कि आजाद हिंद फौज एक भारत और स्वतंत्र भारत के लिए कंधे से कंधा मिलाकर लड़ने वाली इकाई होगी। सो अपने साथियों के साथ विचार विमर्श चला, कई नाम सामने आए और फिर सुभाष बाबू ने वो ऐतिहासिक नारा चुना था जिसकी गूंज आज करीब 80 बरस बाद भी उत्तर में जम्मू कश्मीर, सुदूर पूर्व में अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम में गुजरात और दक्षिण की गहराइयों तक नसों में जोश भर देती हैं। देश एक सूत्र में बंधा नजर आता है। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। I am overjoyed to see that you have already realized that the responsibility of winning freedom does not rest merely on the shoulders of our countrymen at home. It is but natural that they should bear the brunt of the burden, and they have been doing so already. But at the same time, every Indian, no matter where he may be living at the present time, has a duty towards his country, and he must contribute his due share towards this final victory. जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। कहानी आगे बढ़ाते हैं, चलते हैं सुभाष बाबू के शुरुआती बरसों की ओर जिन्होंने इनकी शख्सियत को गढ़ा था। जनवरी 23, 1857 कटक, बंगाल प्रेसिडेंसी, ब्रिटिश इंडिया में जन्मे सुभाष बाबू 14 भाई बहनों में 9वें नंबर पर थे। परिवार संभ्रांत था। पिता जानकीनाथ बोस पेशे से वकील थे और माता प्रभावती एक गृहिणी। बचपन में इनको परिवार में रंगा के नाम से बुलाया जाता था। इतिहासकार स्वतंत्रता संघर्ष के इतिहास में सिद्धांत, ढंग, जीवन शैली और विचारधारा में अपने समकालीनों में बेजोड़ सुभाष चंद्र बोस को 20वीं सदी के भारत की एक अनूठी घटना मानते हैं। इतिहासकारों के मुताबिक सुभाष बाबू के योगदान को 1857 से 1947 तक के काल के संदर्भ में बताया और समझा जाना चाहिए। अठारह में इनका जन्म और परवरिश उस दौर में हुई जब देश में पुनर्जागरण और राष्ट्रीय आंदोलन की जमीन तैयार हो रही थी। बाल सुभाष एक विदेशी मिशनरी स्कूल रेवेनशॉ कॉलेजिएट स्कूल कटक में पढ़े जरूर, पर वहां भारतीयों के खिलाफ पसरे माहौल के चलते इनके मन में विद्रोह की भावना पलती बढ़ती रही। Subhash Chandra Bose was a brilliant student, hailing from a very rich and aristocratic family in Cuttack. He had always a spiritual bent of mind and developed a habit of meditation even when he was a small boy. During the early years of his student life, Sri Benimadhav Das, an ideal headmaster of his school, instilled in his mind the love for nature and literature, but couldn't provide Subhash with a path which he could follow entire life. सुभाष बाबू बेहद प्रतिभाशाली और कर्मठ छात्र थे। हालांकि खेल में इनकी ज्यादा रुचि नहीं थी।
15 बरस की उम्र में इनका संपर्क स्वामी विवेकानंद और रामकृष्ण परमहंस के दर्शन से हुआ। सुभाष बाबू उनके विचारों से अपनी पहली मुलाकात कुछ यूं बयां करते हैं। मेरे एक रिश्तेदार शहर में नए आए थे और मेरे पड़ोस में रह रहे थे और मुझे उनसे मिलने जाना था। वहां रखी पुस्तकों पर नजर डालते हुए मैं स्वामी विवेकानंद की कृतियों पर आया। मैंने शायद ही कुछ पन्ने पलटे थे जब मुझे महसूस हुआ कि यहाँ कुछ ऐसा है जिसके लिए मैं तरस रहा था। मैंने उनसे वो सारी पुस्तकें उधार लीं, उन्हें घर लाया और उनका अध्ययन किया। मैं बेहद रोमांचित था। हालांकि मेरे प्रधान अध्यापक ने मेरे सौंदर्य और नैतिक बोध को जगाया था, मेरे जीवन को एक नई प्रेरणा दी थी, लेकिन उन्होंने मुझे वो आदर्श नहीं दिए जिन्हें मैं अपना संपूर्ण जीवन दे सकूं। वो मुझे विवेकानंद ने दिया। दिनों, हफ्तों और महीनों तक मैं उनके लेखों और पुस्तकों को पढ़ता रहा। सुभाष बाबू की किशोरावस्था को विवेकानंद के ओजस्वी विचारों ने गढ़ा था। राष्ट्रवाद का पहला सबक सिखाया था। आलम यह था कि इनके माता पिता भी चिंतित हो गए थे। सुभाष बाबू से पूछताछ की गई, दोस्ताना तरीके से चेतावनी तक दी गई, फटकार भी लगी पर कोई फायदा नहीं हुआ। सुभाष ने अपना रास्ता चुन लिया था और उस पर ये तेजी से आगे बढ़ रहे थे। 17 बरस की उम्र में ये अचानक अपने माता पिता को बताए बगैर कलकत्ता छोड़ आध्यात्मिक गुरु की तलाश में निकल पड़े। ऋषिकेश, हरिद्वार, मथुरा, वृंदावन, वाराणसी और गया, सभी जगह गए पर वो गुरु नहीं मिला जिसका ये अनुसरण करते। निराश होकर सुभाष कलकत्ता वापस लौट आए, पर विवेकानंद के आदर्श इनको आगे बढ़ने की प्रेरणा देते रहते थे। इन्हीं आदर्शों ने न सिर्फ इन्हें ब्रिटिश सत्ता को चुनौती देने का मार्ग दिखाया था, बल्कि सनातन के ओजस्व से भी परिचय कराया था। मेरे मन को अंधविश्वास से मुक्त कराने में विवेकानंद ने मेरी बहुत मदद की। उन्होंने जिस धर्म का प्रचार किया उसमें योग की अवधारणा शामिल थी। वेदांत एक तर्कसंगत दर्शन पर आधारित था और वेदांत की उनकी अवधारणा भी वैज्ञानिक सिद्धांतों पर आधारित थी। He realized that what Swamiji placed before all as the goal of life is Atmano Mokshartham Jagadhitaya Cha, meaning for one's own liberation and for the welfare of the world. A person's life should be dedicated to these two goals only. He too made these twin ideals his goal. Following Swamiji, he resolved the service of motherland as part and parcel of the service to humanity. In fact, Subhash Chandra's entire life was an embodiment of this utterance of Swamiji Maharaj. युवा होते सुभाष बाबू की ब्रिटिश हुकूमत और उसके अहंकार से नफरत गहरा रही थी। इसकी बानगी हमें 1916 की एक घटना से मिलती है। इस दौर में सुभाष बाबू प्रेसिडेंसी कॉलेज कलकत्ता में पढ़ाई कर रहे थे। इसी कॉलेज के ट्यूटर प्रोफेसर ओटन ने किसी बात पर कुछ भारतीय छात्रों को पीट दिया था। क्षुब्ध सुभाष ने इस अपमान का बदला अपने साथी आनंद मोहन डाम के साथ अंग्रेज ओटन को सजा देकर लिया, पर इसकी कीमत इन्हें चुकानी पड़ी। 16 फरवरी 1916 को दोनों को ओटन पर हमला करने के आरोप में कॉलेज से निष्कासित कर दिया गया था। जब प्रिंसिपल ने सुभाष चंद्र बोस को बताया कि इन्हें कॉलेज से निकाल दिया गया है, तो इनका जवाब था, बहुत बहुत धन्यवाद, और सुभाष कॉलेज से निकल गए। इस घटना ने सुभाष बाबू के मर्म में बैठी राष्ट्रवाद की ज्वाला को और भड़काया था। लेकिन दिलचस्प बात तो यह है कि प्रेसिडेंसी कॉलेज द्वारा किया गया यह सस्पेंशन आजाद भारत में 1996 में जाकर हटाया गया था। खैर, प्रेसिडेंसी कॉलेज से निकलने के बाद 1917 में सुभाष बाबू को स्कॉटिश चर्च कॉलेज में दाखिला मिला, जहां से ये
1919 में फिलॉसफी सब्जेक्ट में फर्स्ट क्लास फर्स्ट पास हुए थे। कॉलेज के दौर में युवा सुभाष का भावनात्मक और बौद्धिक संघर्ष जारी रहा, जिसके नतीजे जल्द गुलाम भारत की तकदीर बदलने जा रहे थे। व्यवहारिक जीवन में मैं रामकृष्ण और विवेकानंद का यथासंभव अनुकरण करने जा रहा था। मेरे बौद्धिक प्रश्नों की संतुष्टि जरूरी थी, जो तर्कसंगत दर्शन के बिना संभव नहीं थी। विवेकानंद और रामकृष्ण में मुझे वो दर्शन मिला जो मेरी आवश्यकताओं को पूरा करता था, उन्हें एक आधार देता था। इसी आधार पर मैंने अपने नैतिक और व्यवहारिक जीवन का पुनर्निर्माण किया। इस दर्शन ने मुझे कुछ ऐसे सिद्धांत दिए जिनकी कसौटी कोई समस्या या संकट पैदा होने पर मेरे आचरण या कार्य की रेखा को तय करती है। ब्रिटिश हुकूमत के वारों से लहूलुहान गुलाम भारत की कराह सुभाष बाबू की बेजानी बढ़ाती जा रही थी। इसकी बानगी 1913 में लिखे उस खत से मिलती है जो इन्होंने अपने बड़े भाई शरद बोस को लिखा था। भारत क्या था और वो अब क्या है? कितना भयानक बदलाव! लेकिन मुझे लगता है कि अभी भी उम्मीद है। एक संत जो आशा की लकीर है, जो हमारी सोई आत्मा जगाने और हमारी सुस्ती दूर करने हमारे बीच मौजूद है। ये संत विवेकानंद हैं। इनकी ओजस्वी उपस्थिति, इनकी बड़ी और भेदी आंखें पूरी दुनिया को संदेश देती हैं। इनकी पावन पोशाक और सनातन में निहित वो तमाम पवित्र सत्य जो ये उजागर करते हैं। According to Swamiji, India's nationhood is not an outcome of British rule and not of recent origin. India was ever a single nation, but to understand that we have to have a spiritual angle of view, because according to Swamiji, religion or spirituality is the lifeblood of India. India has been a country with diverse cultures and diverse languages, but the vast majority of people felt a unity at heart. In fact, political divisions could never divide the hearts of Indian people. Indian life rests on the eternal truth of unity in diversity. Swamiji said, past India was great, but the future India will be far greater than the past. That more glorious future will be possible if only ancient spirituality is kept intact, and to that, boons of modernity are judiciously added. फिर जैसे जैसे वक्त बदला, सुभाष बाबू राजनीतिक और राष्ट्रीय मुद्दों पर एक निश्चित दृष्टिकोण हासिल करने के लिए अपने व्यक्तिगत दर्शन को मजबूत करते हुए आगे बढ़े और एक मार्गदर्शक की भूमिका में विवेकानंद इनके अंतर्मन में बने रहे। इतिहासकारों के मुताबिक स्कूल और कॉलेज के दौरान ही सुभाष बाबू एक शुद्ध मानवतावादी, एक परिव्राजक यानी सन्यासी, एक समाज सुधारक के साथ एक राजनीतिक कार्यकर्ता की भूमिका में संवर रहे थे। 1919 में ग्रेजुएशन के बाद इनके पिता ने इन्हें इंडियन सिविल सर्विसेज के इम्तिहान की तैयारी के लिए इंग्लैंड भेज दिया। 9 सितंबर 1919 को सुभाष बाबू ने कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में दाखिला लिया। इस दौर के आते आते इनका बुनियादी व्यक्तित्व आकार ले चुका था और अपने जीवन के सबसे बड़े मिशन को लेकर इनके मन में कोई संदेह नहीं था। यह मिशन था राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और आध्यात्मिक गुलामी से भारत को मुक्ति दिलाना। इस मिशन ने इनके दूसरे सभी लक्ष्यों को पूरी तरह से ठंडे बस्ते में डाल दिया था। इससे पीछे हटना विकल्प नहीं था। यही वजह थी कि जब सुभाष बाबू ने 1920 के दशक में अपने देशवासियों का आह्वान किया तो बदले में बलिदान, विकट संघर्ष और मृत्यु के अलावा कुछ और ना दे पाने का वादा किया था। पर यह सफर यहां तक पहुंचा कैसे? बात तो आईसीएस बनने की थी। आपकी जानकारी के लिए बचपन से ही मेधावी सुभाष ने केवल 8 महीने की पढ़ाई के बाद इस बेहद कठिन इम्तिहान में
चौथा स्थान प्राप्त किया था। पिता की इच्छा को पूरा किया था। ये प्रशिक्षु के तौर पर काम कर रहे थे जब 13 अप्रैल 1919 में पंजाब में जलियांवाला बाग कांड हुआ, जिसने देश दुनिया की अंतरात्मा को हिलाकर रख दिया था। गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने इसके विरोध में वॉइसरॉय को चिट्ठी लिखकर अंग्रेजों द्वारा दिए गए नाइटहुड को त्याग दिया था। बंगाल के दूसरे सपूत यानी सुभाष चंद्र बोस के जीवन में भी वो दौर आ गया था, जिसे श्रीमद् भगवद गीता में धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेता युयुत्स्व कहा गया है। जुलाई 1921 में आईसीएस से इन्होंने इस्तीफा दे दिया और भारत वापस आ गए। भारत लौटने के बाद सुभाष चंद्र बोस यानी सुभाष बाबू महात्मा गांधी के संपर्क में आए और इंडियन नेशनल कांग्रेस में शामिल हो गए। गांधी जी के निर्देश पर इन्होंने देशबंधु चित्तरंजन दास के अधीन काम करना शुरू कर दिया। सुभाष बाबू देशबंधु को अपना राजनीतिक गुरु मानने लगे थे, क्योंकि वो भी अपनी माटी के सम्मान और सुधार के लिए पूरी तरह से समर्पित थे। और इस तरह संघर्ष का कारवां बढ़ चला। गुरु शिष्य की जोड़ी को 1921 में प्रिंस ऑफ वेल्स की भारत यात्रा के खिलाफ बहिष्कार के सफल आयोजन के लिए क्रिसमस के दिन गिरफ्तार कर 6 महीने की कैद की सजा सुनाई गई। रिहाई के बाद सुभाष बाबू ने बाढ़ राहत कार्य, कलकत्ता से प्रकाशित फॉरवर्ड पत्रिका के संपादन और स्वराज पार्टी के लिए प्रचार का काम किया था। इस दौरान सुभाष बाबू देशबंधु के नेतृत्व में तारकेश्वर सत्याग्रह का हिस्सा बने थे। ये इंडियन नेशनल कांग्रेस से बढ़ते जुड़ाव का दौर था। 1923 में इन्हें अखिल भारतीय युवा कांग्रेस का अध्यक्ष और बंगाल राज्य कांग्रेस का सचिव चुना गया। सुभाष बंगाल कांग्रेस के स्वयं सेवकों के युवा शिक्षक और कमांडेंट भी थे। इसी दौर में इनका सत्याग्रह के ओज और शक्ति से पहला परिचय हुआ था। सत्याग्रह यानी अहिंसा का वो शस्त्र जिसे महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका में तराशा और आकार दिया था। तो आपको तारकेश्वर आंदोलन से जुड़ी कुछ मोटी मोटी बातें भी बताते हैं। तारकेश्वर पश्चिम बंगाल के हुगली जिले में है। एक जमाने से यह प्रसिद्ध तीर्थ स्थल के रूप में मशहूर है। यहाँ के महंत के दुर्व्यवहार और भ्रष्टाचार से परेशान स्थानीय लोगों और तीर्थ यात्रियों ने 20 मई 1924 में सत्याग्रह शुरू किया था। इससे पहले जनता की शिकायत पर 24 अप्रैल 1924 को सुभाष बाबू ने इस स्थल का दौरा कर भ्रष्ट व्यवस्था को खुली चुनौती दी थी। आगे चलकर यह आंदोलन, जो मूलतः धार्मिक सुधार का हामी था, ब्रिटिश हुकूमत द्वारा भ्रष्ट महंत का पक्ष लेने से साम्राज्यवाद और जमींदार विरोधी लहर में बदल गया था। बंगाल की जनता तारकेश्वर में फैली बदहाली और भ्रष्टाचार को ब्रिटिश हुकूमत का पर्याय मानने लगी थी। सुभाष बाबू के शुरुआती राजनीतिक सफर में यह आंदोलन मील का पहला पत्थर था। Subhash Chandra Bose, through this movement, came across the common feeling of everyday Indian life and importance of religious issues in political activities. That's why Subhash Chandra, even though we found in future was heavily influenced by planning economy of Soviet Union, he never opted for any secular socialist state of free India. He said, and categorically said, that the socialism we should opt, it should be by of our own culture and heritage. 1924 में ही सुभाष बाबू को कलकत्ता नगर निगम का मुख्य कार्याधिकारी नियुक्त किया गया और देशबंधु को कलकत्ता का मेयर चुना गया था। ये इनकी बढ़ती राजनीतिक सक्रियता ही थी कि ब्रिटिश हुकूमत ने इन्हें 24 अक्टूबर 1924 को नए बंगाल अध्यादेश के तहत गिरफ्तार कर मांडले जेल भेज दिया। करीब 2.5 बरस बाद इन्हें खराब स्वास्थ्य के चलते रिहा कर दिया गया। जेल में सुभाष बाबू को तपेदिक हो गया था। बाहर आकर इन्हें एक बड़ा धक्का लगा था जब 16 जून 1925 को देशबंधु चित्तरंजन दास का देहांत हो गया।
Chandra Bose, in his two popular books, Indian Pilgrim, which was his autobiography, and the Indian Struggle, has categorically mentioned that the identity or the entity of Indian is rooted in its socio-religious heritage, and that's why he has, when in the process of countering the British argument that India was, before Britishers, India was a broken state, broken and fragmented state. Subhash Babu gave an example of India's ancient past, where Indians used to do jatras of 4 मठ और the तीर्थ. देशबंधु की मृत्यु के बाद बंगाल कांग्रेस दिशाहीन हो चली थी. इसके खेवन हार बने सुभाष. इन्हें बंगाल कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया. तो इस तरह आपने देखा कि सुभाष बाबू अपने जीवन के शुरुआती दौर से ब्रिटिश राज के गुलामी के खिलाफ थे. ये एक स्वतंत्र, मजबूत और खुशहाल भारत बनाना और देखना चाहते थे, और इनके मुताबिक एक मजबूत और खुशहाल भारत की नींव स्वामी विवेकानंद के दर्शन में थी. स्वामी विवेकानंद और श्रीमद् भगवद गीता के दर्शन में. तो आने वाले दौर में सुभाष बाबू के जीवन में क्या चुनौतियां रही, सफर कैसा रहा, देश दुनिया में इन्होंने अपना संदेश कैसे पहुंचाया, इसकी चर्चा हम आगे करेंगे. फिलहाल इस एपिसोड को यहीं विराम देते हैं, आपको एक अपडेट देते हुए. इसी बरस यानी सन 2021 से भारत सरकार ने 23 जनवरी यानी सुभाष बाबू के जन्मदिन को पराक्रम दिवस के रूप में मनाने का फैसला किया है, और आने वाले बरसों में ये दिन पराक्रम दिवस के तौर पर मनाया और याद किया जाएगा. जय हिंद, जय जय